हाल सुनिश्चित हो। और अब आप देखिए खबरें ताबड़तोड़। कांग्रेस पर यूपी सरकार का बड़ा हमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। कहा, पहले राजस्थान का फर्जीवाड़ा संभाले कांग्रेस। बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी। जिले के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक एएनएम के सहारे चल रहे। इस बात को लेकर सीएससी में तैनात एएनएम में नाराजगी। देहरादून में लॉकडाउन 4 में नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सपा, सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति मिल गई है। इन सब के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और कोरोना शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। पिथौरागढ़ के जंगल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि धारचूला के गलाती रेंज कार्यालय में महज 300 मीटर की दूरी पर आग लगी थी। आग लगने की सूचना के बाद वन कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। खटीमा के बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने देश के गृह मंत्री को लिखा पत्र। गृह मंत्री से नेपाल सरकार से वार्ता कर नेपाल के सील बॉर्डर को खुलवाने की मांग, ताकि नेपाली नागरिक और प्रशासन परेशानियों से बच सके। खटीमा प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इस्लामनगर गेटिया में ईद के त्योहार की खरीदारी को काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान कई दुकानदारों के चालान काटे गए। पौड़ी जिले में प्रवासियों के लौटने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल के सुझाव के बाद बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया। बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बजाय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोला जाएगा। इकतीस मई तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पूरा बाजार बंद रहेगा। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद व्यापार संघ ने यह फैसला लिया है। बाजारों में मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। श्रीनगर में सीएससी देवप्रयाग और हिंडोला खाल में ओपनर कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, मगर वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी ये कोरोना के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उधर सांसद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि इनकी मांगे जायज है और इस पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन में तकरीबन 2 महीने तक बंद रहने के बाद प्रयागराज के बाजार खुले। प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ 3 इलाके के बाजार 4 दिनों तक खोलने की अनुमति दी है। सिविल लाइंस इलाके के कारोबारियों ने सुबह सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। मऊ के सदर तहसील क्षेत्र के बरलाई गांव में ग्रामीणों ने लखनऊ बलिया हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने ग्राम प्रधान हरिकेश यादव और कोटेदार अशोक यादव पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर सीओ सिटी नरेश कुमार सिंह और बीजेपी के घोसी विधानसभा सीट से विधायक विजय राजभर के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम खोला। श्रावस्ती के क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक पक्ष की ओर से आगजनी भी की गई। इसमें कई घर जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में दुकानें तो खुल गईं, लेकिन लोग बेकाबू हो गए, जिसका नतीजा ये रहा कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही किसी दुकान पर नियमों के पालन। अगर कुछ दिखा तो सड़कों पर सिर्फ भीड़ ही भीड़। औरैया में लॉकडाउन 4 का जमकर उल्लंघन। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे लोग। विधुना बाजार में भीड़ से बेकाबू हुए हालात। मुरादाबाद के क्वारंटीन सेंटर में बार डांसर्स का हंगामा। शराब और बियर न मिलने पर हंगामे का आरोप। मुंबई से लौटी बार डांसर्स को किया गया है क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाने की कर रही है कोशिश। रोकने की कोशिश करने पर पुलिस से किया भद्रता। लोक गायिका मालिनी अवस्थी का बयान। कहा, आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने किया था ट्वीट। मालिनी के पति हैं यूपी के एसीएस गृह अवधीश अवस्थी। बसों के विवाद पर कांग्रेस नेता ने की थी निजी टिप्पणी। मस्जिदों में ईद की नमाज पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार।
1 घंटे खोले जाने की मांग को किया खारिज। अदालत ने कहा, राज्य सरकार से करे अनुरोध, सभी मांगों के लिए हाईकोर्ट आना उचित नहीं। जौनपुर से पूर्व सांसद की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट से धनंजय सिंह की जमानत याचिका नामंजूर। अपर सत्र न्यायालय प्रथम की कोर्ट ने किया खारिज। रंगदारी और अपहरण के मामले में जेल में बंद है धनंजय। गौतम बुद्ध नगर जिले में लॉकडाउन 4 के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह उद्योग खुलेंगे। सशर्त दुकानें खोलने की मंजूरी मिली। आधी दुकान एक दिन, आधी दूसरे दिन खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगी कोई भी दुकानें। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी भी सील रहेगा। दिल्ली से नोएडा आने के लिए उन्हीं लोगों को मंजूरी मिल पाएगी जो पास दिखा पाएंगे। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि नोएडा में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पार्क खुलेंगे। मेरठ में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का सिलसिला जारी। ये मजदूर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है, वहीं बाकी राज्यों के मजदूरों को आदेश मिलते ही भेजा जाएगा। मुरादाबाद में घर से निकले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में खाने को नहीं था, जिसके लिए वो अपने कुछ मिलने वालों के यहाँ खाने और पैसों की मदद के लिए घरों से निकले थे। लेकिन जैसे ही ये लोग झुंड बनाकर सड़क पर जाते दिखे, पुलिस ने इन्हें रोक लिया और सभी को कटकर थाने ले आई। मेरठ में कोरोना वायरस से एक और मौत। 38 साल के मरीज ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जिले में कोरोना से अब तक 21 मरीजों की हो चुकी है मौत। 5 नए मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 345। प्रवासी मजदूरों को मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज की प्राइवेट बस से देहरादून रायपुर स्टेडियम भिजवाया गया। यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी प्रवासियों को विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह जनपद भेजा जाएगा। बाजारों में भीड़ को लेकर रुड़की जिला प्रशासन अलर्ट। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक। कहा, बाजार खुलने के लिए एक रोस्टर सिस्टम बनाया जाएगा ताकि भीड़ के लिए सही निगरानी की जा सके। लॉकडाउन 4 को लेकर नैनीताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। ऑड इवन के तहत चलेंगी गाड़ियां, दुकानों को नियमों के तहत खोला जा रहा। एसएसपी ने बताया, लोगों से पहले की तरह करवाएंगे लॉकडाउन का पालन। पौड़ी के चौबट्टा खाल के वन माफिया पर आरोप है कि उसने खुद को वन मंत्री हरक सिंह रावत का आदमी बताकर महिला पटवारी और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। महिला पटवारी का कहना है कि पिछली बार भी पेड़ काटने से संबंधित फाइल आगे न बढ़ाने को लेकर ट्रांसफर करने की धमकी दी गई थी। उत्तराखंड में मंगलवार को एक ही दिन में 16 कोरोना संक्रमित सामने आए। ये पिछले 66 दिनों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 112 पहुंच गई। वहीं प्रदेश में एक्टिव मामलों की तादाद 58 बताई जा रही है। साथ ही 52 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। रुड़की में मिला कोरोना का मरीज। 14 मई को मुंबई से लौटा था युवक। मोहम्मदपुर मोहनापुर इलाके को किया गया सील। 18 मई को युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था लैब। जांच रिपोर्ट आने के बाद युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण ने दी दस्तक। कीर्तिनगर ब्लॉक में गुरुग्राम से आया युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। श्रीनगर बेस अस्पताल में किया गया आइसोलेट। स्वास्थ्य विभाग युवक पर लगातार नजर बनाए हुए है। नैनीताल में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 18 मई को 14 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से गुरुग्राम से लौटे एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब प्रशासन की टीम इनकी ट्रैवल और टच हिस्ट्री जानकर इन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजेगी। रामनगर में ब्लॉक प्रधानों और पंचायत सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों की मांग है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो 10,000 की धनराशि ग्राम प्रधानों को दे रही है वो काफी नहीं है। ग्राम प्रधानों की मांग है कि उन्हें 2 लाख तक की राशि मिलनी चाहिए, जिससे वो कोरोना पीड़ितों को राहत पहुंचा सकें। यूपी बस विवाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, करीब 460 बसें अनफिट मिली हैं। कांग्रेस ने यूपी सरकार को भ्रम में रखा, श्रमिकों के साथ छल किया। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी में अनफिट बसें नहीं चला सकते। निजी बसें अगर खराब निकली तो गारंटी कौन लेगा? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं।
बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीपी गंगा की रिपोर्ट का जिक्र किया। भूखे ड्राइवर और कंडक्टर की एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी। टेलीविजन का एक चैनल देख रहा था कि उन्होंने अपने ड्राइवरों तक को और उन्होंने खाना पानी नहीं दिया, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं। जब आप ड्राइवरों को खाना नहीं दे पा रहे हो, गाड़ियों की कई जगह पे बसों की पेट्रोलें खत्म हो गई हैं, उनको आप भरवा नहीं पा रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित यात्रा प्रवासी भारतीयों की कैसे कराओगे? प्रवासी जो श्रमिक है उनकी आप सुरक्षित यात्रा कैसे कराओगे? कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल ट्वीट कर लिखा, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें? तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक छोड़िए, बॉर्डर तक न छोड़ पाई। बसों की सियासत पर उन्होंने कहा, इसकी क्या जरूरत है? प्रवासी श्रमिकों की राजनीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, घिनौनी राजनीति कर रही है भाजपा और कांग्रेस, आरोप प्रत्यारोप कर मजदूरों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कांग्रेस पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम का विवादित बयान, कहा महामारी में एकजुट होकर लड़ने की बजाय कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। राहुल और प्रियंका गांधी को बताया बंटी बबली का किरदार। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग जारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर आगरा में एफआईआर दर्ज, तो प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, अजय लल्लू की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बढ़ी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेसी धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी का विरोध, लॉकडाउन उल्लंघन पर फतेहपुर सीकरी में दर्ज हुआ है मुकदमा। रिहा करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेसी। कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 100 बसों को लेकर नोएडा पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने पुलिस पर आगे न जाने का आरोप लगाया। कहा, जगह जगह बसों को रोक रही है पुलिस। 2 बसों को पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि बसों को जांच के बाद ही भेजा जाएगा। आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। अभियान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की और कहा, आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अभियान का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही पीएम ने कोरोना योद्धाओं की अच्छी सेहत की भी कामना की। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा कोरोना का असर। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बोले, इस बार डिजिटल होगा बिहार में चुनाव प्रचार। कोरोना वायरस के चलते पार्टियों के नेता नहीं करेंगे रैली, मोबाइल टेलीविजन के जरिए नेता करेंगे वोट की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर यूपी स्टार्टअप फंड का उद्घाटन किया। सीएम ने स्टार्टअप फंड के बारे में बताया कि नई स्टार्टअप नीति बनाने की तरफ ये कदम है। हमारी नीयत अच्छी है, नीयत के साथ फैसला लेने की क्षमता जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 5000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के 5661 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा मामला है और 140 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 1,06,750 हो गई है। वहीं अब तक 3,333 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 42,298 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 61,149 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमितों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंच गया। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 2,127 नए मामले सामने आए। इस दौरान 76 लोगों की मौत भी हो गई। अब तक 1,325 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि 9,639 लोग ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,441 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 22,563 हो गई। मुंबई में 43 लोगों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया।
गुजरात में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 395 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हो गई। संक्रमित लोगों की संख्या 12,141 पर पहुंच चुकी है। अब तक 719 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 5,043 है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 262 केस रिपोर्ट किए गए। इन मामलों के बाद संक्रमितों की तादाद बढ़कर 8,945 हो गई। इस महामारी से 21 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 576 है। अब तक 3,023 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से 167 भारतीय यात्रियों को लेकर आई विशेष उड़ान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे पहुंचने पर इन सभी की जांच की गई। अमेरिका से रवाना होने से पहले वहां के डॉक्टरों ने इन लोगों की रैपिड पीओसी टेस्ट करवाए जाने की रिपोर्ट भी भेजी। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान अमृतसर में पंजाब सड़क परिवहन निगम बस सेवा फिर से शुरू हो गई। यहां आए सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और बस में एक बार में सिर्फ 25 लोगों को ही बैठाया जा रहा है। भारत 22 मई को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। भारत दुनिया के उन 10 चुनिंदा देशों में से है जिन्हें अगले 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जगह मिली है। भारत WHO की इस बॉडी में जापान की जगह लेगा। WHO के सदस्य देशों ने कोरोना संक्रमण रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव का चीन समेत 140 सदस्य देशों ने समर्थन किया है। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के वर्चुअल सत्र में WHO के सदस्य देश कोविड-19 से निपटने में WHO के प्रदर्शन के स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन पर भी राजी हुए। करीब 4 महीनों तक रोक के बाद अब भारत ने फिर से मलेशिया से पाम ऑयल का आयात शुरू कर दिया है। भारत और मलेशिया में कुछ राजनयिक तनाव के बाद ये आयात रोक दिया गया था। इसे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के भारत की नीतियों के खिलाफ हमलावर होने से जोड़कर देखा जा रहा था।